Hello students, in this video we'll discuss chapter number 15, the Indian National Movement 1935 to 1947। बेटा इस चैप्टर में हम लोग फाइनल स्ट्रगल करेंगे फॉर फ्रीडम। उसके बाद हम आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्यों भाई? क्योंकि 1947 में हमें मिल जाएगी आज़ादी। तो अब हमें लड़ना है लास्ट फेज, ठीक है, द लास्ट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। देखो बेटा, जर्मनी का हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देता है 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कौन सी कंट्री थी? जर्मनी। कौन लीडर होता है उस टाइम में? जर्मनी का हिटलर। हिटलर स्टार्ट करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को 1939 में और ये खत्म होता है 1945 को। ब्रिटेन जो होता है वो भी पार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। किस साइड से? अलाइड पावर्स की साइड से। दो साइड्स लड़ रही होती हैं, एक होती है अलाइड पावर और दूसरी होती है एक्सेस पावर। अलाइड और एक्सेस, समझ में आई बात? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो कौन सी पार्टीज के बीच में हो रहा है? एक है अलाइड और दूसरी है एक्सेस, ठीक है बात। ये दोनों शक्तियां आपस में लड़ रही हैं। अब अलाइड पावर्स में कौन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में यूएसए भी ज्वाइन करता है। और एक्सेस पावर में कौन है? इटली, जर्मनी, जापान। आई बात समझ में? चलो, तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट करते हैं जर्मनी के हिटलर 1939 में और ये खत्म होता है 1945 में। दो पावर्स लड़ रही होती हैं, एक होती है अलाइड और दूसरी होती है एक्सेस। अलाइड पावर में आएंगे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद यूएसए भी आ जाएगा। और दूसरी साइड में कौन है? जर्मनी, इटली और जापान। अच्छा, जर्मनी, इटली और जापान तीनों अलग अलग सोच रही हैं कि भाई अब हमें एम्पायर बिल्ड करना है। जापान में हिरोहितो और सुजुकी सोच रहे हैं एम्पायर बिल्डिंग। इटली में उस टाइम में बेनिटो मसूलिनी, वो सोच रहे हैं एम्पायर बिल्डिंग करना है। और जर्मनी के हिटलर को तो अपनी हार का बदला लेना था। जो इनजस्टिस हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साई में, उसको अंडन करना था कि भाई ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इन्होंने बहुत बुरा किया है मेरे साथ वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने पे, तो मुझे उसका बदला लेना है, ठीक है बात। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान ज्वाइन करता है अगेंस्ट ब्रिटेन इन 1942। 1942 में ब्रिटेन के अगेंस्ट में जापान वर्ल्ड वॉर 2 ज्वाइन कर लेता है। अब इस टाइम में ब्रिटिश सोच रहे हैं कि भाई हमें तो इंडियंस की कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इंडियंस को हमें एक्टिवली कोऑपरेट करना चाहिए, तभी हम जापानीज एडवांस को रोक पाएंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके ऊपर जब जापानीज अटैक करें तो इंडियंस हमें सपोर्ट करने चाहिए, ब्रिटिशर्स ही सोच रहे हैं। पर इंडियंस हमें क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? क्योंकि हम कौन सा इनके साथ अच्छा कर रहे हैं। तो ब्रिटिश चाह रहे थे अब इंडियंस हमें एक्टिवली कोऑपरेट करें अगेंस्ट जापानीज एडवांस। इसी वजह से जो ब्रिटिश होते हैं वो क्रिप्स मिशन को भेजते हैं इंडिया में कि भैया जितने भी पॉलिटिकल डेडलॉक हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स इंडिया में चल रही हैं, उन्हें पहले शॉर्ट आउट करते हैं। नहीं तो जापानीज जब इंडिया में अटैक करेंगे तो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पर डेडलॉक का मतलब होता है बच्चा गतिरोध। तो जितने भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेज दिया। ये मिशन पूरी तरह फेल रहा क्योंकि ब्रिटिशर्स अपनी पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, ठीक है, बिल्कुल तैयार नहीं थे। मतलब इंडियंस को वो वॉर के टाइम में कोई पावर देने को ही तैयार नहीं थे ब्रिटिशर्स, तो फालतू ही उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, है ना। अगर वो रेडी हो जाती कि चलो भैया तुम ये पावर्स ले लो तो एक बात अलग होती, पर वो इसके लिए रेडी ही नहीं थे ब्रिटिशर्स। तो क्रिप्स मिशन फेल रहा। क्रिप्स मिशन इंडिया क्यों आया था? वो सारे डेडलॉक्स जो पॉलिटिकली आ रहे थे, जो सारी प्रॉब्लम आ रही थी, उनको रिजॉल्व करने के लिए, पर मिशन फेल हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स प्रिपेयर ही नहीं थे टू ट्रांसफर एनी इफेक्टिव पावर टू इंडियंस ड्यूरिंग द वॉर। अब हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब आती है बच्चा? 1942 में। कब आती है? 1942 में। बेटा जो जापानीज आर्मी की प्रेजेंस थी ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया के, देखो इंडिया जो है ये इंडिया का ईस्टर्न बॉर्डर हुआ। इस ईस्टर्न बॉर्डर पे यहाँ से जापानीज आर्मी की प्रेजेंस बन गई और ये बहुत ही खतरे वाली चीज़ थी। किसके लिए? ब्रिटिश एम्पायर के लिए। मीनांसिंग का मतलब होता है खतरा। तो समझ में आ गई ना बात? ये इंडिया का वेस्ट है, ये इंडिया का ईस्ट है। तो ईस्ट में कौन आ गई थी? जापानीज आर्मी आ गई थी, है ना। और
सीरियस थ्रेट दे रही थी इंडिया की सिक्योरिटी को। अब ये जो ब्रिटिश थे ये हम इंडियंस के लिए परेशान नहीं थे, ये अपनी पावर के लिए परेशान थे कि भाई जापान हम पे यहाँ से अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, है ना। तो अच्छा, ब्रिटेन हम पे अटैक भी क्यों कर रहा था, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ हम पे इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि इंडिया में कौन थे, ब्रिटिश थे। तो जो प्रेजेंस था ब्रिटिश का इंडिया में, उस वजह से इंडिया टारगेट बना जापानीज अटैक का। नहीं तो हमारा तो कोई जापान से लड़ाई वड़ाई थी ही नहीं, सिर्फ ब्रिटेन के इंडिया में होने के कारण ब्रिटेन हम पे अटैक कर रहा था। द डेंजर कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्री। और भाई इस डेंजर को हम अवॉइड कर सकते थे, ये जो खून खराबा इंडिया में होता क्योंकि जापानीज आर्मी इंडिया के ऊपर अटैक करती बिकॉज ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस, इसको हम रोकना चाहते थे, अवॉइड करना चाहते थे। यहाँ ये जो वर्ड है अवॉइडेड, अवॉइड, इसका मीनिंग होता है टालना। तो भाई हम चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले जाए क्योंकि ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया पे अटैक हो जाता किसका, जापानीज आर्मी का। अब बेटा कांग्रेस क्या, गांधी जी क्या, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सब चाह रही थी कि ब्रिटिश जल्दी से जल्दी इंडिया छोड़ के चले जाएं। क्यों चले जाएं, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे तो जापान इंडिया के ऊपर अटैक करेगा और हम जबरदस्ती घुन की तरह पिस जाएंगे, हमारा कुछ लेना देना वैसे भी होगा नहीं, पर मार तो हमें पड़नी थी। तो गांधी जी ने कांग्रेस डेलीगेट्स को एड्रेस किया कब, 8 अगस्त 1942 को, और कहा I therefore want freedom immediately. मैं जल्दी से जल्दी आज़ादी चाहता हूँ। This very night before dawn, if it can be had. बस इसी रात सुबह होने के पहले मुझे आज़ादी चाहिए, है ना। क्यों चाहिए भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जापान मेरी कंट्री के ऊपर अटैक करे। He gave to the people of this country a mantra. उन्होंने पूरी कंट्री का मंत्र दिया जिसका नाम था do or die. Do or die हिंदी में होता है बच्चा करो या मरो, ठीक है। वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। वो अब लोगों से कह रहे हैं या तो हम इंडिया को फ्री करा लेंगे, इंडिया को आज़ादी दिलवा देंगे, या इस कोशिश में मर जाएंगे, ठीक है बात। और इसी तरीके से कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट का। 9 अगस्त को सुबह होने के पहले ही गांधी जी और जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर थे उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। देखो 8 को हमने बात किया, 8 अगस्त को गांधी जी एड्रेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो हमें आज़ादी चाहिए 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 चाहिए, सुबह होने के पहले ही चाहिए। और 9 तारीख को तो हमारे गांधी जी और दूसरे नेशनलिस्ट लीडर्स गिरफ्तार हो जाते हैं, कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है। वो कांग्रेस जिसको खुद एक ब्रिटिश ऑफिशियल नहीं बनाया था, वो कांग्रेस अब बैन हो जाती है। जैसे ही इस अरेस्ट की न्यूज़ सबको लगती है कि भाई मूवमेंट भी बिगिन नहीं हुआ और अरेस्ट हो गया, ये पूरे नेशन के लिए बड़े शौक की बात होती है। एक स्पॉन्टेनियस नेशनल वाइड मूवमेंट प्रोटेस्ट का चलता है कि आपने हमारे लीडर को बिना कुछ किए गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारी जगहों पर डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, हड़ताल होती है, प्रोसेशंस होते हैं। पर भाई कहते हैं ना कि जब तक लीडर नहीं हो जब तक मूवमेंट कैसे चले। तो लीडर लेसन विदाउट एनी गाइडलाइन, ना ही तो कोई लीडर था ना ही तो कोई गाइडलाइन थी इनके पास। क्विट इंडिया मूवमेंट ने अलग अलग शेप ले लिए इंडिया के अलग अलग पार्ट। जैसे मैं बताऊं भाई आपको कि एक लीडर होगा, वो बताएगा कि हमें सुबह 8 बजे चलना है, 9 बजे हमें ये नारा देना है, 10 बजे हम यहाँ पहुँचेंगे, फिर हमारा मेन पर्पस इससे ये होगा। पर यहाँ पर तो क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट होती है उसके पहले गांधी जी और सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अब मूवमेंट तो लीडरलेस था, डायरेक्शन लेस था, लोगों को पता ही नहीं था क्या करना है, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो जो उन्हें करना था वो किया। तो मतलब इंडिया के डिफरेंट पार्ट में मूवमेंट बिल्कुल अलग अलग तरीके से चल रही थी। गवर्नमेंट केम डाउन हैवीली ऑन द पीपल। अब सरकार बड़ी परेशान थी, एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 का प्रेशर, दूसरी तरफ गांधी जी, तीसरी तरफ कांग्रेस, चौथी तरफ जनरल पब्लिक। तो गांधी जी को जेल में डालने के बाद, कांग्रेस लीडर को जेल में डालने के बाद अब उनका नेक्स्ट टारगेट थे लोग। तो उन लोगों को है मतलब इस तरीके से रिप्रेस करने की कोशिश कर रही थी कि भाई कोई व्यक्ति खड़ा ही ना हो। बहुत जगह लाठीचार्ज हुए, फायरिंग हुई, बस कुछ भी करना था, लोगों को चुप करना था। ये जो ब्रिटैलिटी थी इससे लोगों को और गुस्सा है, लोग और एनरेज्ड हुए इस ब्रिटैलिटी से कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं यार, ये लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं, ये जो क्रूरता ब्रिटिशर्स कर रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है। उससे लोग और ज़्यादा एनरेज्ड हुए और ज़्यादा गुस्से में आ गए
वो वायलेंटली पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस और अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे पहुंचते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। मतलब अब तो हमने भी ठान लिया, गांधी जी ने बोला था करो या मरो, मरना तो है, करके मरेंगे। ऐसा सोच के इन लोगों ने पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, दूसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग सब जगह अटैक किया। रेलवे, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इनकी लाइंस को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ब्रिटिशर्स क्या चुप रहने वाले थे। ब्रिटिशर्स ने बोला यार मैं इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए लगभग 10,000 लोगों को मार दिया गया। पुलिस और मिलिट्री फायरिंग में 10,000 लोग मर गए। ये जो मूवमेंट था वो और ज़्यादा, तो ये जो मूवमेंट था उससे पूरे जंगलीपन के कारण, असभ्यता से ये लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। कौन? ब्रिटिश। सेवेजली का मतलब होता है जंगलीपन से, असभ्य तरीके से, अशिष्ट तरीके से पूरे मूवमेंट को क्रश करना चाहते थे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो अपसर्ज 1940 में चालू हुई वो ग्रेट मास चैलेंज बन गए ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए। उसने ब्रिटिश रूल के फाउंडेशन को हिलाकर ही रख दिया। मतलब अब ब्रिटिशर सोच रहे थे हम कहाँ कहाँ लड़ें, वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ें, इंडिया में लड़ें, है ना। बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे अब ब्रिटिशर्स। जो इम्पैक्ट था इस पर्टिकुलर मूवमेंट का बहुत ब्रीफ था, ठीक है, स्पॉन्टेनियस था, पावरफुल आउटबर्स्ट था नेशनल सेंटिमेंट का, ठीक है। तो जो ब्रिटिश रूल था उनको अब समझ में आ गया था कि भाई अब ज़्यादा दिन तक तो यहाँ रूल करना पॉसिबल नहीं है। ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था बस गिनती के दिन बचे हैं जब हम भारत पे रूल कर सकते हैं। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब नीचे ये लोग आज़ादी ले लेंगे। इट साउंडेड द डेथ नेल टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स को पता चल गया था ये आखिरी कील लगाई जा रही है हमारे ताबूत में, हमारे दिन अब गिनती के बच्चे हैं। इंडिपेंडेंस नाउ अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़े टाइम में इंडिपेंडेंस मिल ही जाएगी। इट डेमोन्स्ट्रेटेड द ग्रेट कैपेसिटी ऑफ मासेस। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट में हुआ इससे ब्रिटिशर्स को जनरल पब्लिक की कैपेसिटी का पता चल गया टू सफ़र एंड डाई फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम। क्योंकि अब लोग आज़ादी के लिए लड़ने मरने को रेडी हो गए थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं ज़िंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, पर अपने लोगों के लिए आज़ादी लेकर रहूँगा। इंडियन नेशनल आर्मी और जो गवर्नमेंट थी वो रूथलेसली क्रश करना चाहती थी 1942 के मूवमेंट को, और उसने क्रश कर भी दिया। बुरी तरीके से किया, जंगलीपन के साथ किया, पर कर दिया। इसके बाद कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने तक 1945 तक। मतलब जहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट ख़त्म होता है रूथलेसली, उसके बाद कोई और पॉलिटिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है 1945 तक। जितने भी नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट थे वो अब इंडिया के बाहर से सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने लग गए थे। सुभाष चंद्र बोस के साथ वो अब इंडियन बॉर्डर से के बाहर से काम कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस का बिलीव था कि अगर भारत को आज़ादी मिलनी है तो वो आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू ही मिलेगी। बिना आर्म्ड फोर्सेस के तो ब्रिटिशर्स इंडिया से जाने से रहे। सुभाष चंद्र बोस का बिलीव था कि जो एक ही तरीका है भारत को आज़ादी दिलाने का वो ये है कि हम आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करें। सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से 1939 में और अपनी एक नई पार्टी बना ली थी जिसे कहते थे फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे वो, है ना, पर उन्होंने 1939 में कांग्रेस से विड्रॉ किया, एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, और डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएंगे और एनिमीज से हाथ मिलाएंगे। मतलब उस टाइम ब्रिटिशर्स का एनिमी था जर्मनी, इटली, जापान। तो उन्होंने कोशिश की कि मैं बाहर जाता हूँ दूसरी कंट्रीज़ के साथ टाइप करने की कोशिश करता हूँ कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली याद करो लाइन। वैसे ही कुछ इन्होंने ट्राई किया कि मैं जापान या जर्मनी से सपोर्ट लेता हूँ कि आपका भी दुश्मन ब्रिटेन है, हमारा भी दुश्मन ब्रिटेन है, चलो हम मिलकर लड़ाई करते हैं, है ना। एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश एंड ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। इंडिया से ब्रिटिश को भगाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश के दुश्मनों का साथ लेने की बात कही। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फ्रीडम लेना, किससे? ब्रिटिश से, विदाउट एनी फर्दर डिले। तुरंत ही आज़ादी चाहिए, किससे? ब्रिटिश रूल से। पहला उद्देश्य फॉरवर्ड ब्लॉक का ये था। दूसरा था
रीबिल्ड करना है इंडिया को आज़ादी के बाद सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, जस्टिस हो, वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला तो प्रिंसिपल ये था, पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई हम आज़ादी दिलाएंगे भारत को एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। दूसरा, इंडिया को रीबिल्ड करना है। दूसरा, इंडिया को फिर से एक नया इंडिया बनाना है जिसमें समाजवाद होगा, सोशलिज्म होगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, आर्थिक समानता होगी, लोगों के लिए आज़ादी होगी, फ्रीडम होगी, जस्टिस होगा, और जो वेल्थ है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा गरीब नहीं रहेगा, हर व्यक्ति के पास पैसा होगा। और वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना, फॉरवर्ड ब्लॉक वर्ल्ड पीस की बात भी करता था। सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट में रखा गया कलकत्ता में, पर वो भाग गए, मतलब डिस्गाइज करके, पागल बना के वहाँ से निकल गए 1941 में। पहले रशिया पहुंचे, फिर जर्मनी पहुंचे और फाइनली जापान पहुंचे। टोक्यो में इन्होंने लीडरशिप ले ली इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, है ना, इन ईस्ट एशिया फ्रॉम रास बिहारी बोस। और बेटा जो मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह, ये फॉर्मर कैप्टन थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया आज़ाद हिंद फौज को, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, आईएनए। सुभाष चंद्र बोस सुप्रीम कमांडर बन गए आईएनए के। कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। बाद में इसके सुप्रीम कमांडर बने कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, मोहन सिंह ने बनाई थी आईएनए, याद रखना। टोक्यो में तो इन्होंने क्या किया, लीडरशिप इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की अपने हाथों में ले ली, किससे? रास बिहारी बोस। अब बेटा टाइम आ जाता है 1944 का। एक मीटिंग होती है सिंगापुर में। जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं उन्हें लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं? नेताजी। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस टाइम में कसम खा लेते हैं कि वो इंडिया को लिबरेट कराएंगे, और नारा देते हैं, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडियन नेशनल आर्मी का वो इतना ही है कि उन्हें इंडिया को लिबरेट कराना है थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल, लड़ के झगड़ के, बस भारत को आज़ाद कराना ही मुख्य उद्देश्य है आईएनए का, ये लोगों को बता देते हैं। 1944 में मीटिंग कहाँ हो रही होती है? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस को क्या भी कहते हैं लोग? नेताजी। ये वहाँ पर कसम खाते हैं, कहते हैं कि अब मैं भारत को लिबरेट करा के ही रहूँगा, और नारा देते हैं, गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कहते हैं कि मेरा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है आईएनए को लेकर बस इतना ही है कि भारत को आज़ाद कराना है। नेताजी एक नई जान डाल देते हैं, एक नई स्पिरिट डाल देते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर, और सोल्जर बहुत पैशनेट हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस इंस्पायरिंग स्पीचेस देते हैं उनको, और उन सब के अंदर एक आग जलने लगती है, किसकी? भारत को आज़ाद कराने की। सारे के सारे रेडी होते हैं कि भाई हम हमारी जान दे देंगे, पर हमारी मदरलैंड को आज़ाद करा के रहेंगे, लिबरेट करा के रहेंगे। विद द बैटल क्राई ऑफ दिल्ली चलो, और वो सब चिल्लाते हुए चलते हैं, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। और आईएनए एडवांस करती है इंडिया में अलॉन्ग विद द जापानीज आर्मी। ब्रिटिशर्स को जिस बात का डर था कि भैया ईस्टर्न साइड से जापानीज आर्मी आएगी, और वो जापानीज आर्मी आ रही है, किसकी लीडरशिप में आ रही है? सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में आ रही है। क्या नारा देती आ रही है? दिल्ली चलो, है ना। तो आईएनए को एक नई डायरेक्शन, नई स्पिरिट, नई लाइफ देने का काम किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा दिया, और चिल्लाते हुए ये इंडिया में आ रहे हैं, कहाँ से? ईस्टर्न साइड से। 1944 में आईएनए इंडो बर्मा, मतलब जो म्यांमार, आज बर्मा को हम क्या बोलते हैं? म्यांमार। तो 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी क्रॉस करती है इंडियन बर्मा या इंडियन म्यांमार बॉर्डर को, और लिबरेट करा लेती है इम्फाल और कोहिमा को। मतलब इम्फाल कोहिमा आज़ाद हो जाते हैं टू द डिफनिंग एंड जुबिलियंट क्राइज ऑफ जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ऐसे कान फोड़ू, मतलब बहुत तेजी तेजी से चिल्लाते रहे, जय हिंद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे नारे देते हुए ये आते हैं, इम्फाल और कोहिमा को आज़ाद करा लेते हैं। खुशी में झूमते हुए, प्यार से आज़ादी का नारा लगाते हुए ये आते हैं, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हिंद, और इम्फाल और कोहिमा को लिबरेट करा लेती है इंडियन नेशनल आर्मी 1944 में। पर ये विक्ट्री बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। जापान वॉज डिफीटेड बाय अलाइड पावर्स। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था बेटा, अलाइड और एक्सिस पावर में
एक्सिस पावर में तो जापान, जर्मनी और इटली, इनकी होती है हार और जीतते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए। ये सारे जीती हुई पार्टी रहती है ना। एक मिनट फिर से देखें। दो पार्टीज के बीच में युद्ध चल रहा था, वो पार्टीज कौन कौन सी थी? फिर से देखो, एक तरफ थे एलाइड और एक तरफ थे एक्सिस। एक्सिस में था जापान, लड़ाई चालू करने वाला जर्मनी और इटली। इटली को लीड कर रहे थे बेनिटो मुसोलिनी, जर्मनी को लीड कर रहे थे हिटलर, इन जापान को हिरोतो एंड सुजुकी। अलाइड पावर में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। यूएसए बाद में आता है खैर। तो ये लोग हार जाते हैं, ये लोग जीत जाते हैं। तो ये जो जापान की दम पे हमको लग रहा था हमें आज़ादी मिल जाएगी, वो सपना वहीं चूर चूर हो जाता है, क्योंकि जापान तो खुद सरेंडर कर देता है आफ्टर नागासाकी एंड हिरोशिमा अटैक। पता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करता है। कहाँ कहाँ पर? हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जैसे बॉम्ब फूटता है, जापान सरेंडर कर देता है। ब्रिटेन रीएस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने कंट्रोल को बर्मा के ऊपर। जो इंडियन नेशनल आर्मी होती है वो हार जाती है। बहुत सारे जो सोल्जर्स और ऑफिसर्स होते हैं आईएनए के, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जापान सरेंडर करता है जब उसके ऊपर एटम बॉम्ब अटैक हो जाता है हिरोशिमा और नागासाकी पे। ये बिलीव किया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में मरते हैं ऑन इज वे टू टोक्यो। जब ये टोक्यो जा रहे होते हैं तब ये प्लेन क्रैश में मर जाते हैं। ये कंफर्म नहीं है, ये एक बिलीव है, ऐसा विश्वास होता है। बाकी सुभाष चंद्र की डेथ पे तो बड़ी बड़ी क्या है, स्टोरीज हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अब सही क्या है वो भी किसी को नहीं पता है। पर ऐसा बेसिकली माना गया कि जब वो टोक्यो जा रहे थे तब उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी हो जाती है डेथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम कैसे याद करते हैं कि भैया इतना हीरोइक काम तो बहुत कम लोग कर पाएंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं। तो जबकि सुभाष चंद्र बोस बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने खुद ने आईसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। जैसे आज का यूपीएससी होता है, उस टाइम में ये ब्रिटिशर्स आईसीएस का एग्ज़ाम कराते थे इंडिया में। चाहते तो वो अच्छा आईसीएस की नौकरी करके खूब पैसा बना सकते थे अंग्रेजी हुकूमत की हाँ में हाँ मिला के, पर उन्होंने वैसा नहीं चाहा। उन्होंने सोचा नहीं भैया मैं आज़ादी के लिए लड़ूंगा, आईसीएस की नौकरी छोड़ी। फिर कांग्रेस में रहे, फिर कांग्रेस की मेथड से उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, आईएनए बनाया, आईएनए का हिस्सा बने। तो इनकी लाइफ तो भैया एक हीरोइक लाइफ थी है ना, जिसने अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ के नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर लिया। उस व्यक्ति का कहना ही क्या। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी मेमोरीज में हैं और आगे भी रहेंगे। एक ट्रू पेट्रियाटिक थे जिन्होंने पूरा जीवन पैशनेटली बिलीव किया कि भाई मुझे आज़ादी दिलानी है, दिलानी है, दिलानी है। इन्होंने इमेजिनेशन की एक ऐसे नेशन की जहाँ पर सोशलिज्म होगा, है ना, इक्वालिटी होगी। He fired the imagination of a nation with the intense patriotism, personal courage, unwavering conviction, bold leadership। सब कुछ तो था हमारे सुभाष चंद्र बोस के पास। इन्होंने इंडिया की प्राइड को, डिग्निटी को रिस्टोर किया and is greatly admired and revered throughout the country even to this day। आज तक इन्हें याद किया जाता है, इन्हें एडमायर किया जाता है। एडमायर करना तो आप लोगों को पता होगा। रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब होता है आदरणीय, मतलब रेस्पेक्टेड। तो आज भी हमारी कंट्री में सब इन्हें रेस्पेक्ट करते हैं, सब इन्हें एडमायर करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया के प्राइड और डिग्निटी को रेस्टोर किया। अब हम पढ़ेंगे बेटा भारत की आज़ादी, इंडियन इंडिपेंडेंस को, और साथ ही साथ देखेंगे पार्टीशन को भी। ठीक है, तो सारी चीज़ें अभी तक ठीक ठाक चल रही थी। फरवरी 1947 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डिक्लेयर कर देती कि चलो हम भारत को आज़ाद करेंगे, पावर ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके लिए उन्होंने दिन चुना 1948। लॉर्ड माउंटबेटन नए वाइसरॉय थे, ये इंडिया आ जाते हैं और पूरा प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र होगा पावर का। तो लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आते हैं, प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र होगा पावर का। डिस्कशंस करते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के साथ, पार्टीज़ के लीडर्स के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ। पर बेटा इसी बीच रायोट्स, मतलब कम्युनल रायोट्स बोले तो जातिवाद दंगे होने लगते हैं, दो कम्युनिटी के बीच में दंगे होने लगते हैं।
और ये सीरियस टर्न ले लेते हैं कहाँ पर, पंजाब के कुछ पार्ट में। अब इस बात से इंडिया के पार्टीशन या पाकिस्तान का बनना बिल्कुल पक्का ही हो जाता है कि अब तो ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जब दो कम्युनिटी आपस में लड़ने लगेंगी, कम्युनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कम्युनल मतलब क्या होता है, सांप्रदायिक, है ना, सांप्रदायिक दंगे होने लग गए, मतलब दो कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम हो गए हैं, मुस्लिम पंजाबी होंगे, वो लोग आपस में लड़ने लग गए। इस तरह भयंकर तरीके से लड़ रहे थे कि ये सोच लिया लोगों ने कि अब तो भैया इंडिया का पार्टीशन होगा और पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा, ये इनएविटेबल हो गया, मतलब अब तो होना ही था। ठीक है, आप लोगों ने अगर गदर मूवी देखी होगी तो गदर मूवी का जो पार्ट 1 है उसमें ये कम्युनल राइट्स दिखाए गए हैं, सच में दिखाए गए हैं। गदर मूवी का जो मतलब जो पहली वाली गदर मूवी थी ना, जो आज से बहुत सालों पहले आई थी, उसमें माउंटबेटन ने अनाउंस किया कि भाई डिवीजन होगा, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान में पावर ट्रांसफ़र होगी टू डोमिनियंस को, मतलब ये माउंटबेटन कर गए थे, बता गए थे कि भाई अब इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बनेगी, हम पावर दो डोमिनियंस को देंगे। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हैं जैसे सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, ये सेपरेट होंगी रेस्ट ऑफ इंडिया से, और यहाँ पर नई कंट्री बनेगी जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो बेटा देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये इंडिया से अलग हो जाएगा, ऐसा माउंटबेटन कह गए, और बाकी इंडिया किसके पास रहेगा इंडिया के पास, और बाकी चला जाएगा, ये सब पाकिस्तान बन जाएगा। माउंटबेटन के प्लान के हिसाब से ही काम हुआ। माउंटबेटन के प्लान के हिसाब से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया जुलाई 1947 में। ब्रिटिश रूल फाइनली खत्म होता है 15 अगस्त 1947 को। फिर अनफ्लर होता है इंडियन ट्राइकलर हिस्टोरिक रेड फोर्ट पे, और नया फेज बिगिन होता है इंडियन हिस्ट्री में, एक नई शुरुआत होती है, एक नया दिन इंडिया देखता है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस करते हैं कौन, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑन द मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त 1947। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेड द हिस्टोरिक स्पीच ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, एक हिस्टोरिक स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जो वो देते हैं मिडनाइट 14 अगस्त को 1947 में। भाई फिर हम होते हैं आज़ाद, और जितने भी हमारे सेक्रीफाइसेस थे, जो हमारा डेडिकेशंस था, हमारी जनरेशन्स का डेडिकेशंस था, पहली वाली का भी जो डेडिकेशन था, जितने भी देशभक्त थे, जितने काउंटलेस लोगों का खून बहा, कितने लोग शहीद हुए, इस सब का फल अब हमें मिल रहा है, हम आज़ाद हो रहे हैं। ठीक है बात, डेडिकेशन ऑफ जनरेशन बोले तो हमारे पापा जी, दादाजी, उनके कोई, उनके किसी ने बड़े ने, सब ने बहुत स्ट्रगल किया। ये स्ट्रगल हम कब से करते आए हैं, 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुआ, 1857 झांसी की रानी, तात्या टोपे, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, कितना कुछ हमने किया है, तो कितनी जनरेशन्स, 1700, 1800, 1900, मतलब कितनी जनरेशन्स हमारी एक ही काम में लगी रही, भारत की आज़ादी आज़ादी आज़ादी, और आज उन सब की मेहनत रंग लाई, हमें आज़ादी मिल गई, जो सपना था वो रियलिटी बन गया। डिस्पाइट द सॉरो ऑफ पार्टीशन द इंडियन सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। देखो कंट्री बढ़ गई, इसका दुख तो था, फिर भी इस बात की खुशी थी कि हमें आज़ादी तो मिल गई। यहाँ के लोगों को वहाँ जाना है, वहाँ के लोगों को यहाँ आना है, तो हमें स्मूथ वे में करना चाहिए था कि वहाँ के जितने भी हिंदू हैं यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ आ जाएं, यहाँ के मुस्लिम वहाँ चुपचाप चले जाएं, पर नहीं, सेंसलेस किलिंग हुई, माइंडलेस वायलेंस हुआ। और 30 जनवरी 1948 को तो महात्मा गांधी को भी मार दिया गया, जो कि एक अपोस्टल थे, क्या बोलना चाहिए, देवदूत थे, शांति के दूत थे, उन्हें मार दिया गया है। अहिंसा के जो देवदूत थे उनका असैसिनेशन हुआ, उन्हें मार दिया गया। गांधी जी डाइड अ मार्टर टू द कॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ही हैड हेल्ड सो डियर, और गांधी जी को हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत पसंद थी बच्चा, और शायद इसीलिए उन्हें मार दिया गया। ठीक है, वो शहीद हुए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ
26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम पूरा कर दिया। इसे इंट्रोड्यूस किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था इंडियन हिस्ट्री का कि भाई अब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके थे। इंडियन डोमिनेशन ट्रांसफॉर्म हो गया था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में, और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं, एक अच्छी कंट्री बना सकते हैं, जो हमने पहले कभी सपनों में सोची थी वैसा हम कर सकते हैं, और एक ऐसी कंट्री बनाएंगे जहाँ लिबर्टी भी होगी, इक्वालिटी भी होगा, जस्टिस भी होगा, फ्रेटर्निटी भी होगा। फ्रेटर्निटी बोले तो आपस में हम भाईचारे के साथ रहेंगे, जस्टिस बोले तो न्याय, इक्वालिटी बोले तो समानता, और लिबर्टी बोले तो क्या होगा लिबर्टी, आज़ादी, स्वतंत्रता, ऐसे ही शॉर्ट ऑफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। हम इसके बाद आज़ादी के लिए नहीं लड़ेंगे। ठीक, कोई बात? चलो।